पर्यटन तथा संस्कृति एवं नॉर्थ ईस्ट का डोनर मिनिस्टर भारत सरकार श्री जी किशन रेड्डी जी, पर्यटन तथा संस्कृति एवं उद्यान मंत्री नेपाल सरकार श्री प्रेम बहादुर आले जी, इस किताब यात्रा कार्यक्रम को चेयरपर्सन श्री ऋषिराम अधिकारी जी, इस कार्यक्रम का संयोजिका सुश्री आशा थपलियाल जी, यहाँ उपस्थित कूटनीतिक आयोगका उच्च अधिकारी जी र सामान्य उपस्थित आफ्नो क्षेत्रमा दक्षता र नेतृत्व गर्नुभएका सम्पूर्ण देवी तथा सज्जनहरू, यहाँ भारतका मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्ने हुने चलन छ, तर पनि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा नेपालमा पनि हिन्दी भाषा राजभाषाको रूपमा मान्यता प्राप्त छ र भारतमा पनि नेपाली भाषा राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसी कारणले म हिंदी में कुरा करना चाहूँ र मैं हिंदी में इसलिए बात करना चाहता हूँ कि नेपाल के सभी दोस्तों के साथ हमेशा हम बात करते रहते हैं, बट भारत के दोस्तों के साथ भी नेपाल और भारत की संस्कृति के विषय में थोड़ा 2 कदम आगे जाकर हम बात करना चाहते हैं, इसीलिए भी मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ। या तो यूँ कहिए कि नेपाल और भारत के हिंदी और नेपाली के बीच में कोई तीसरा घुसे ना, ऐसा भी चाहता हूँ मैं। तो हम लोग अभी एक इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं। हम एक नया यात्रा शुरू कर रहे हैं। खासकर मैं किताब यात्रा को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं, और आपने मुझे इस कार्यक्रम के एडवाइजर के रूप में रखा, इसके लिए भी मैं गर्व के साथ आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। नेपाल भारत का साहित्य जो संबंध है, ये अभी से या नया नया शुरू किया है ऐसा मुझे नहीं लगता, या है भी नहीं। ये ऐसा जैसे नेपाल और भारत के संबंध बहुआयाम है, बहुत सारे चीज़ों से नेपाल और भारत के संबंध बने हैं, एक अलौकिक तरह के संबंध है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान सांस्कृतिक संबंध और साहित्य है। और नेपाल भारत के साहित्य जो संबंध है, जब इस सृष्टि में साहित्य का सर्जन शुरू हुआ तब से है। हमारे इस जगत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद का रचनाएं शुरू हुई तब से नेपाल भारत के संबंध है। हमारे सारे जो पुराने ग्रंथ और साहित्य है, उसका भाषा संस्कृति जो संस्कृत भाषा है, उसका व्याकरण का रचना या उसका संपादन भी नेपाल के काली गंडकी के रेडी में पाणिनि ऋषि ने वहाँ बैठकर अष्टध्यायी का लेखन किया, ऐसा जबरदस्त लोक मान्यता है। इतना ही नहीं, जब पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र के सूत्रपात किया, लेखन किया, वो भी काली गंडकी की रीढ़ी से किया। और उसी अष्टध्यायी को जो पाणिनि ऋषि ने लिखा था, अष्टध्यायी को भाष्य करने का काम भी पतंजलि ऋषि ने नेपाल के काली गंडकी से किया। इतना ही नहीं, भारद्वाज ऋषि ने जब अपने रचनाएं शुरू की, ऋग्वेद के 6ठे मंडल के जब संपादन कर रहे थे, जिसमें 665 मंत्र ऋचाएं है, उसमें भारद्वाज ऋषि ने स्वयं 23 मंत्र ऋचाएं नेपाल के काली गंडकी के रेडी में रहकर उन्होंने इस ऋग्वेद का 23 मंत्र 6ठे मंडल के अंदर उन्होंने समावेश किया, ऐसा हमारे यहाँ लोक मान्यता है। महाभारत काल के वेद व्यास जी ने 18 पर्वों के महाभारत लिखे, जिसके अंदर गीता भी समाहित है। ऐसा शास्त्र, ऐसा साहित्य, वो भी नेपाल के तनहुँ जिले के ब्यास नगर में ब्यास गुफा में रहकर उन्होंने लेखन किया, ऐसा लोक मान्यता है। इस तरह का नेपाल और भारत का प्राचीनतम साहित्य का संबंध है। चाहे राम के काल में
वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखा, वो भी गंडकी का तट, नारायणी नदी के तट में भैंसला लोटन में रहकर रामायण लिखा। इस तरह का संबंध है। से लेकर जब हम आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं, हमारे आधुनिक युग का आदि कवि भानुभक्त आचार्य ने जब रामायण को अनुवाद किया नेपाली भाषा में, जो नेपाल के जन जन तक पहुंचाने का काम किया, उनका भी बनारस से बहुत गहरा नाता रहा। उसी रामायण को छपाकर लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आसान किया, ऐसा युवा मोतीराम भट्ट, उनका भी बनारस से ऐसा वास्ता रहा। इतना ही नहीं, चाहे वो महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हो, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल हो, नाटककार बालकृष्ण सम हो, इन सब का बनारस, आसाम, दार्जिलिंग और देहरादून से इतना रूबरू आना जाना। इस तरह का साहित्य का लेखन और पठन और पाठन करने वाले लोगों का भारत और नेपाल के बीच में निरंतर आना जाना था। ऐसा लगता था कि उन सब का एक घर नेपाल में और एक घर भारत में। चाहे वो वेद हो, चाहे उपवेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपपुराण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे तो तत्वमसी हो, तो संपूर्ण लेखन करने वाले चाहे भारद्वाज ऋषि हो, चाहे पाणिनि हो, चाहे पतंजलि हो, चाहे मार्कंडेय हो, चाहे अष्टवक्र हो, चाहे गार्गी होस्, चाहे मैत्री होस्, चाहे यज्ञवल्क्य होस्, यो सबैले साहित्य र लेखन और पठन पाठनको माध्यमबाट समाजलाई नयाँ आयाम दिए। यिनीहरूले हमेशा सागरको लहरदेखि लिएर हिमालयको शिखरसम्म यात्रा गरे। जब भारत में आजादी के आंदोलन चल रहा था और नेपाल में डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष चल रहा था, तब भी साहित्य का बड़ा योगदान रहा। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जिन्होंने भारत के आजादी के लड़ाई के लिए 2.5 साल तक जेल में रहे और नेपाल में प्रजातंत्र लाने के लिए संघर्ष किया, उन्होंने भी बनारस में रहते हुए साहित्य के संपादन किया था। तो उन्होंने दोषी चश्मा और 3 घुमती जैसा साहित्य के निर्माण किया। ये सब का भारत और नेपाल से परस्पर संबंध रहे हैं। अभी भी 64,000 वीर गोरखाएं, चाहे वो कश्मीर के कड़ाके ठंडी हो, चाहे रेगिस्तान के तपती धूप हो, अपने रक्त और पसीना से वीरता के ग्रंथ लिख रहे हैं। पर यहाँ दोनों मंत्री जी भी उपस्थित हैं और सब बुद्धिजीवी लोग भी उपस्थित हैं। और मैंने पहले बोला कि एक मील के पत्थर साबित होने वाला कार्यक्रम है, इसलिए मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, इसीलिए कहना ही पड़ेगा। जिस तरह से ये संबंध की चीजें लिखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ समय से नेपाल और भारत में साहित्य का जो यात्रा है, साहित्य का जो लेखन है, साहित्य का पठन पाठन है, जो साहित्य का एक दूसरे का आदान प्रदान है, तो ठहर सा गया। ऐसा लगता है कोई सूखा पड़ गया है, खड़ेरी से आ गया है। पिछले समय से देखिए, न ऐसे साहित्यकार भारत में हुए, न नेपाल में हुए। न ऐसे साहित्यकार नेपाल गए, न नेपाल के साहित्यकार भारत आए। न वहां यहां दोनों जगह जिसने अभी साहित्य का सृजन कर रहे हैं, वो लोगों ने भी न नेपाल जाने का प्रयास किया, न नेपाल के साहित्य के लोग भारत आने के प्रयास किया। दोनों तरफ से एक ठहराव से आ गया। ऐसे साहित्य का कोई सीमा नहीं होता है, यह अपने आप में असीमित है, इसका कोई सीमा नहीं है। पर साहित्यकारों ने अभी अपने आप को एक संकुचित दायरे के अंदर सीमित किया है। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और मैं दोनों देश के मंत्री जी को भी मैं आग्रह करता हूं कि इसका ऐसा आप लोग वो कर दीजिए, ताकि वातावरण सृजना कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में फिर से ये नेपाल और भारत के साहित्य का यात्रा शुरू हो। किताब यात्रा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने ये शुरुआत की। हमने लेखन और पठन की संस्कृति करना है। डिजिटलाइजेशन का युग है, आज लोग टेलीविज़न के अंदर चले गए हैं। उसके अंदर हमने सबको पढ़ने और पढ़ाने की व्यवस्था करने के लिए आगे आना है। तो इसके लिए हमारे लिए चुनौती भी है और इसको नया सुनहरे अक्षर में लिखने के लिए हमारे लिए अवसर भी है। इसीलिए हमको आगे आना होगा। भारत में भी कई सारी चीज़ें खो सा गया है। बच्चों को आजकल डिजिटलाइजेशन में घुसने के कारण आजकल खो गया। ध्रुव, नागराज, चंपक
ऐसा जो बाल साहित्य है वो सब खो सा गया है। नेपाल में भी, भारत में कुछ लेखन अभी हुआ है। नरेंद्र कोहली जी और सूर्यकांत बाली जी जैसे लोगों ने पुराने भारत के इतिहास को फिर से नया तरीके से समझाने के प्रयास किया है। यहाँ भी कुछ लेखक हुए, जैसे चेतन भगत जी फेमस हुए, अमीश जी ने एक नया आयाम दिए है। ऐसे नेपाल में भी कुछ सरस्वती प्रतीक्षा जी जैसे लोग आए हैं, पर उनको और आगे आने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। इन लेखन के साथ साथ हमको इतना ही करना होगा कि जो पठन पाठन है हमारे नेपाल में भी, लाल हीरा, मधुमालती, इन सब के कथाओं को, मदन लहरी, प्रेम लहरी जैसा है, उनको फिर से उकेरने की जरूरत है। किताब यात्रा को मैं बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद भी देता हूँ, और हम सबको जमर को करना होगा। मैं किताब यात्रा को बस 2 लाइन बोलूँगा कि यात्रा तिम्रो सुरुवात छ बिहानी किरणसँग, कहिले मदमस्त हात्ती चाल, कहिले चञ्चल हिरणसँग, युगको माझमा टुलु टुलु हेर्दैछ समाज तिम्रो पर्खाइमा, युगान्तर चिनारी गराउनु छ नबस तिमी अङ्गडाइमा, सबैको भरोसा तिमी, अनेक जिम्मेदारी तिम्रो काँधमा, नअल्मलिनु तिमी त्यो भुमरीमा, भ्रम छ सधैँ जीवनको त्यो दोसाँधमा, मुट्ठी गर बलियो गाँठबाँध मनमा, तिमी नै हौ यो नाउँको खेवनहार, अनन्त यात्रा देखिए पनि तिमीले नै पुर्याउनु छ युगलाई किनारा, अझै छ फराकिलो समय त्यो लक्ष्यसम्म समाहित हुन, सुशेलीसँग तिमी जाऊ मदमस्त हुँदै, जीवनको यो पाइलाहरूमा पाइने छ अनगिन्त अनुभवहरू, सर्व ऋतुहरूसँग तिमी जाऊ सरोवर हुँदै, सर्वत्रलाई पूर्णताका और गति दिनु छ तिमीले, मुसु मुसु मुस्कुराहटबाट तिमी जाऊ खुलेर हाँस्दै। धन्यवाद। जय नेपाल, जय भारत।